नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह जो टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल रही है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन है और 3000 प्रश्नों की 3000 क्वेश्चन की मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर भी दिया गया है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यह जो पूरी फीस है बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए, यह 999 रुपए की फीस है। आप लोग इसको पे करके आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए 999 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। आइए टेस्ट सीरीज संख्या 8 देखते हैं। देखिए मित्र, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में लगभग 98 लोगों ने 98 लोगों ने इस बार एडमिशन लिया था और सबके सब सफल हो गए, क्योंकि हमारा जो इस बार का जो टारगेट है लगभग 3000 एमसीक्यू मैं दूंगा आप लोग को, ठीक है। और यह बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के साथ यह पीजीटी के लिए भी आप लोगों के लिए काफी सहायक रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीजीटी के भी काफी सहायक रहेगा। 3000 एमसीक्यू है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, और लगभग आपको नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 8, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है। और जरूर देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों के लिए यह सहायक है कि नहीं, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का सजेशन देना चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कराएं। आइए शुरुआत करते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आयाम के आधार पर राजवंश की स्थापना की? ठीक है, तो किसने ऐसा किया? अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने या शिवाजी ने? तो सम्राट अशोक विकल्प ए। इसका जो व्याख्या है वही इस टेस्ट सीरीज की जान है। व्याख्या में मैं बहुत कुछ क्लियर कर देता हूं। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में शब्द मनुष्य मम पूजा, यह जो आपका है ये पाली भाषा में लिखा है। मतलब पहले शिलालेख में अशोक ने अपने पहले शिलालेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे संतान हैं। यह पहले शिलालेख में कहा था और यह पाली भाषा में यह चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। का आदर्श स्थापित किया। इसका धर्म जो था वह करुणा सहिष्णुता का पर्याय था, मतलब करुणा और सहिष्णुता के आधार पर था। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के सार संग्रह के रूप में 3 इलाही धर्म की घोषणा की थी, जो एकेश्वरवाद पर आधारित है। शिवाजी मराठा शासन से संबंधित थे। तो यह सब बातें हैं इसमें, ठीक है। मतलब एक प्रश्न में हमारा टारगेट यह है कि एक ही प्रश्न में आप लोग को बहुत सारे फैक्ट मिल जाए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाए। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित किस शहरों में अशोक के शिलालेख नहीं है? बताइए, अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं है? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में या टोपरा में? कहां अशोक के शिलालेख नहीं है, बताना है आप लोग को। तो अशोक के शिलालेख कहां नहीं है? गिरनार में है, बिल्कुल है। कंधार में भी है, बिल्कुल है। टोपरा में भी है। कहां नहीं है? तो पाटलिपुत्र में। विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है। उपरोक्त में से पाटलिपुत्र शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, 14 बड़े शिलालेख हैं। बृहद शिलालेख कितने हैं? अशोक के कुल 14 है, ठीक है, जो विभिन्न लेखों का समूह है और जो 8 भिन्न स्थानों से मिले हैं। देखिए, अशोक के जो शिलालेखों की संख्या है वह 14 है और ये कितने जगहों से मिले हैं? 8 जगहों से मिले हैं। 8 जगहों से अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है। अब देखिए, यह आपका अशोक का जो धौली जो शिलालेख है, यह उड़ीसा के पुरी जिले में है, ठीक है। फिर आपका शाहबाजगढ़ी अभिलेख अशोक का जो है पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसेहरा अभिलेख जो है अशोक का, यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। जो कालसी शिलालेख है अशोक का, यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा, अर्थशास्त्र का समकालीन क्या है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त? मतलब अर्थशास्त्र का लेखक, अच्छा, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो आप अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे ना अर्थशास्त्र के लेखक। तो कौटिल्य किसके समकालीन थे? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। देखिए, चाणक्य जो थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कौटिल्य कहा जाता था, कौटिल्य भी कहा जाता था। उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी उनका नाम था, विष्णुगुप्त नाम था। उसका एक नाम अंशु था, फिर उनका नाम था अंशुल था,
फिर उनका नाम था अंगुल था, यह सभी चाणक्य के नाम थे। फिर उनका एक नाम था द्विजर्भस। मैं अपने नोट्स में ये सब चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है। और यह जब नोट्स पढ़ा रहा हूं, नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। और लेक्चर्स वीडियो में मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को भी इंक्लूड करता हूं। विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अब चाणक्य कौन थे? विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। प्रश्न 4 देखिएगा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किस राजवंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया था? तो नंद वंश का पतन करके कौन सा वंश आया? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश? मौर्य वंश। विकल्प ए जो है आपका सही है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं आप लोगों को उत्तर बताने के लिए कि आप उत्तर आप बताइए, क्योंकि जानते हैं समय बहुत ही जाया होता है, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। मौर्य काल प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल से संबंधित थे। प्रश्न 5 देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो तक्षशिला था, विकल्प सी तक्षशिला, ठीक है। विवरण देखिएगा, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध ग्रंथों और चीनी यात्रियों के वृत्तांतों से की जाती है। 7वीं सदी ईसा पूर्व 700 बीसी में, ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी तक, देखिए 700 बीसी से लेकर 400 ईडी तक कितना साल हुआ आप लोग खुद देख सकते हैं। 700 7 4 लगभग 1100 वर्षों तक तक्षशिला जो था क्या विद्या की नगरी थी, ठीक है। तक्षशिला तक्षशिला को ज्ञान और विद्या का केंद्र बने रहने का सौभाग्य मिला था। कौशल नरेश, प्रसेनजित, महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, वैद्य जीवक, व्याकरण के जानकार पाणिनि, महर्षि पाणिनि, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, या सभी लोग जो थे ना वह तक्षशिला से ही पढ़े हुए विद्यार्थी थे। ये जितने बड़े बड़े महान विभूतियों की बात कर रहा हूं, ये सभी लोग तक्षशिला से पढ़े हुए विद्यार्थी थे। प्रश्न 6 देखिएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? क्या नाम है मेगास्थनीज की पुस्तक का? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। इंडिका में ही मेगास्थनीज ने कहा है कि भारतीय समाज जो था वो 7 भागों में विभाजित था। इंडिका में ही और मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। इंडिका में ही मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ता है। ये सब बातें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा चंद्रगुप्त मौर्यकालीन भारत, देखिए इंडिका जो है यह क्या है? यह पुस्तक है। यह पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज जो था राजदूत था, किसका? सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। तो परंतु इसमें क्या है देखिए, यह मूल मौर्यकालीन भारत का एक लेख है, क्या? इंडिका। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं है। अब देखिए इंडिका जो है इसकी मूल लिपि तो प्राप्त नहीं है, और यह भी है कि इसमें इंडिका जो है यह मतलब कि पूरी तरह से यह पुस्तक प्राप्त नहीं है, मतलब यह पुस्तक प्राप्त नहीं है। अलग अलग लेखकों ने लिखा है कि यह इंडिका में यह चीजें लिखी गई। यह इंडिका मतलब इंडिका पुस्तक के बारे में, इंडिका पुस्तक के अंश को बाकी लेखकों ने अपने पुस्तक में संग्रहित किया है, लेकिन इंडिका की पूरी लिपि, पूरी एक पुस्तक की जो पूरी जानकारी होती है वह एक पुस्तक के रूप में नहीं मिली है, ठीक है। तो डियोडोरस, सुपिलस, स्ट्रेबो, प्लिनी और एरियन आदि के नाम उल्लेखनीय है। इनके कथनों में इंडिका की जानकारी मिलती है। प्रश्न 7 देखिएगा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है बताइए? भास के, शूद्रक के, विशाख दत्त के। तो यह विशाख दत्त जो पुस्तक है ना, विशाख दत्त जो लेखक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, शूद्र बताया गया है। मुद्रा राक्षस में ही कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह मूरा से उत्पन्न था। मूरा कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा से उत्पन्न पुत्र था और यह शूद्र था। यह बातें मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने बताई है।
चौथी सदी के उत्तरार्ध तथा 5वीं सदी के पूर्वार्ध में विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के विषय में विशद वर्णन मिलता है। महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवास रत्ना में वत्सराज उदयन और चंद्रप्रत्युत के संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नाटक से गुप्तकालीन संस्कृति इतिहास की जानकारी मिलती है। तो गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है मृच्छकटिकम से। ठीक है, और बाकी देख सकते हैं अशोघोष के बुद्ध चरितम और सौंदरानंद से कनिष्क के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि कनिष्क के दरबार के यह दोनों लोग थे, अशोघोष। ठीक है, प्रश्न 8 देखिएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अब पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किस ग्रंथ में है? क्या दिव्यावदान में है, अर्थशास्त्र में है, इंडिका में है या अशोक के शिलालेख में है? तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन जो है आपका, वह आपका इंडिका में है। विकल्प सी, इंडिका में है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पर था। ठीक है, पहली बात यह जान लें कि इंडिका, यह जो ग्रंथ है इंडिका, ठीक है, इसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है और इसमें यह बताया गया है कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, वो 6 समितियों के माध्यम से चलती थी। 6 समितियां थी, 6 समितियां मिलकर पाटलिपुत्र के प्रशासन का कार्य देखती थी। जैसे मान लीजिए पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन में स्वास्थ्य विभाग कोई और देख रहा है, ठीक है, रक्षा विभाग कोई और देख रहा है, ठीक है, खान पान विभाग कोई और देख रहा है, वित्त विभाग कोई और देख रहा है। तो इसी तरह से कुल 6 समितियां थी जिनके अलग अलग कार्य थे। और एक समिति में, देखिए यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 6 समितियां थी और एक समिति में कितने सदस्य थे? 5 समिति थे, 5 सदस्य थे। इस तरह से टोटल कितने हो गए? 30 सदस्य। मतलब एक समिति में 5 सदस्य होते थे और कुल 6 समितियां होती थी। ठीक है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को एक नाम दिया था पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा कहा था मेगस्थनीज ने, पाटलिपुत्र को कहा था पोलीब्रोथा और चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था पोलीब्रोथस। पोलीब्रोथस, ये ध्यान में रखिएगा। मैं नोट्स में ये सब चीजें लिखवा दिया हूं, अच्छे तरीके से बता दिया हूं। देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें कौन सी भाषा है? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या हिंदी है? कौन सी भाषा में अशोक के शिलालेख हैं? तो अशोक के जो शिलालेख है ना, वह अर्धमागधी भाषा में है। अर्धमागधी भाषा में है अशोक के शिलालेख। अर्धमागधी को ही प्राकृत बोलते हैं। ठीक है, अगर प्राकृत नहीं है, अर्धमागधी है, तब भी सही मानिएगा। तो अशोक के शिलालेख जो है प्राकृत में है, जिसे अर्धमागधी भी बोला जाता है। बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों को मैं लाया हूं। देखिए, अशोक के शिलालेख की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है तथा इसकी लिपि जो है ब्राह्मी एवं खरुष्टी है। अशोक की जो शिलालेखों की जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी एवं खरुष्टी अधिकांशतः। ठीक है, अधिकांशतः केवल ब्राह्मी एवं खरुष्टी है। ठीक है, जबकि अफगानिस्तान से जो लेख प्राप्त हुए हैं, अफगानिस्तान से, देखिए यहाँ पर समझा भी दे रहा हूँ, अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो किसमें है? ग्रीक एवं आर्मेइक में है। ठीक है, आगे टेस्ट सीरीज में यह चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ज्यादातर अभिलेख किसमें है? ब्राह्मी में है। उसके बाद पाकिस्तान में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं पेशावर आदि में, वो खरुष्टी लिपि में है। उसके बाद अफगानिस्तान में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ग्रीक और आर्मेइक में, और ज्यादातर अभिलेख किसमें है? ब्राह्मी लिपि में है। मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से प्राकृत कहा जाता है, जिसमें से मागधी भाषा अधिकतर शिलालेखों की मुख्य भाषा है। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अब देखिए, यह चीजें जान लें कि पहली बार दक्षिण भारत की विजय करने वाला कौन शासक था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? तो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने दक्कन की विजय की थी, दक्षिण की विजय की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय की थी। ठीक है, यूनानी लेखक जस्टिन ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना लेकर समस्त भारत को रोक डाला था। ये जस्टिन की लाइन थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास कितनी सेना थी? 6 लाख सेना थी, पदाती, मतलब पैदल सेना, 6 लाख पैदल सेना थी और 6 लाख पैदल सेना लेकर उसने समस्त भारत को रोक डाला था। मतलब बड़े बड़े वीर सूरमा, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, बड़े बड़े राजवंश थी, उनको नतमस्तक किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और एक महान साम्राज्य की स्थापना की थी। पहली बार भारत में एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इतनी बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और केवल केरल और तमिलनाडु ही उसके साम्राज्य का अंश नहीं था। मतलब आज का जो भारत का नक्शा देखते हैं ना, उसमें यह समझ लीजिए कि केवल केरल और तमिलनाडु ही
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का अंश नहीं था, वरना समस्त भारत था और बांग्लादेश भी था और पाकिस्तान भी था। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश तो टोटल भारत में ही है। 50, 60, 70 साल से स्वतंत्रता से कुछ हो नहीं जाता है। ठीक है, अगर हम भारतीय इतिहास पर गौर करें ना, इतिहास पर अगर हम लोग गौर करें, लगभग 2500 से 3000 वर्षों का इतिहास देखें तो हमने देखा है कि राजनीतिक एकता भारत में आई है। भले ही 100 वर्ष का, 200 वर्ष का, 500 वर्ष का गैप हो, लेकिन राजनीतिक एकता आई है। तो फिर किस आधार पर कहा जा सकता है कि 70 साल में कोई विभाजन हो गया तो वह अलग देश बन गया? किस आधार पर कहा जा सकता है? इतिहास का विद्यार्थी कैसे स्वीकार करेगा? आप खुद सोच लीजिए ना। राजनीतिक एकता तो भारत में हमेशा आई है। ठीक है, और पहली बार राजनीतिक एकता चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आई थी। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, जिन्होंने पूरे देश का एकीकरण किया। ठीक है, उसके बाद आपका अकबर के समय में आई, औरंगजेब के समय में आई, जब पूरा समस्त भारत एक हो गया, चाहे जैसे भी हो, ज्यादातर हिस्सा एक हो गया। ठीक है मित्र, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज जिसको भी ज्वाइन करनी है, जिसको भी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, केवल टेस्ट सीरीज नहीं, केवल कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।